अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 2 साल का तवील इंतजार, बेचैनी और सियासी दबाव के बाद बिलाखिर 9 मई मुकदमात के फैसलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये फैसले न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सियासी बका के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, बल्कि पाकिस्तानी अदलिया और सियासी मंजरनामे के मुस्तकबिल की सिमत भी तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात के फैसले सिर्फ सजाओं की कहानी नहीं, ये कानून, सियासत और जमहूरियत के बाहम जुड़े मुस्तकबिल की तश्कील का वो लम्हा है जहाँ रियासती नज़्म-ओ-ज़ब्त, अवामी शऊर और आइनी बालादस्ती का असल इम्तिहान शुरू होता है, जहाँ हर फैसला न सिर्फ माजी का एहतसाब करता है बल्कि आने वाले कल की सिमत भी मुतय्यन करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसले कानूनी तकाज़ों के तहत किए गए हैं या नहीं? क्या ये फैसले कानून की बालादस्ती को मजबूत करेंगे या सियासी तकसीम को मजीद गहरा करने का बाइस बनेंगे? क्या 9 मई के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालती अमल शफाफियत और गैर जानिबदारी के मेयार पर पूरा उतरा? क्या ये मुकदमात जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करेंगे या इन्हें मजीद चैलेंजेस से दोचार करेंगे? क्या आज के फैसले के बाद पाकिस्तानी अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल हो पाएगा? नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में सजाओं के ऐलानात ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है, जो अदलिया की शफाफियत, कानून की बालादस्ती और जमहूरी इदारों की मजबूती से जुड़े हैं। 9 मई के मुकदमात के ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी एक अहम इम्तिहान बन गए हैं। 9 मई के मुकदमात के इन फैसलों से कौमी असम्बली में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, जो सियासी इस्तेहकाम के बजाय नए तनाज़ात को हवा दे सकता है। क्या हुकूमत नए चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है? इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम नून से उनके सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा और वकील अजहर सिद्दीक साहब स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, आप एक लॉयर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक बड़ा फैसला आया और 10-10 साल कैद की सज़ा, ऑपोजिशन लीडर को भी 10 साल कैद की सज़ा जो है सुना दी गई। ये कहा जा रहा था कि एक बुरी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आना शुरू हो रही हैं और इसका आगाज़ आज बिलाखिर हो गया है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पता था गैर मुतवक्के चीज़ें नहीं हैं। बहसीत वकील और सियासत की थोड़ी सी समझ बूझ रखते हुए 26वीं आइनी तरमीम के पहले तो होता था कि ये मुतवक्को फ़ैसला है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेंच फिक्सिंग का सुनते थे। अब तो अदालत फिक्सिंग की बातें आ गई हैं। अब तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि बेंचेस की तश्कील भी जो है आपकी एग्जेक्टिव ने करनी है, आपकी अदलिया का कोई रूल रह नहीं गया। जजेस की तैनातियाँ अगर करनी है तो किस तरह से होनी है। तो ये ज़रा समझ आइएगा कि मैं तो पिछले 3-3.5 साल से एक बात आपके सामने, ये फैसला तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में है। मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसकी वजह है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाँ, जो जज है ना, जज को डर होता है कि मैं ऊपर हाई कोर्ट है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। हम अपनी बात करते हैं, ठीक, हम ये देखते हैं ना कि उसके खौफ और डर होता है। अब तो कई फैसले पिछले दिनों आए हैं जो बता रहे हैं कि जो जज से भी गलती होती है, वरना हम तो देखते थे कि जज से गलती होनी नहीं चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आते हैं एक, मैंने आज से कुछ तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले जब मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया था ना, मिलिट्री कोर्ट के फैसले में जब अपील का राइट दे दिया गया था ना, तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि अब 9 मई की बारी है। लोग मुझसे पूछते थे क्यों, मैं कह देखिए अब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में जब अपील का राइट मिल गया ना, तो एविडेंस सामने आएगी, चीज़ें सारी आएंगी और मिलिट्री कोर्ट का फैसला कोई नहीं बचेगा। अच्छा। आज तक, और आप देख लें अभी तक अपील का राइट नहीं दिया। ठीक। अब 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं अब तक 4 वर्जन में, मैं तो इमरान खान के केसेस बेलों में पेश होता रहा हूँ उनके। अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज का बार बार मुतालबा किया जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस तो बहुत शेयर की गई हैं, और दूसरी बात ये कि माजी में जब सीसीटीवी नहीं होता था तो क्या केसेस के फैसले नहीं होते? अच्छा, 2 बातें मैं बताऊँ। यहाँ आपके सामने, जब आपको पता है इस्लामाबाद में उन्होंने जो लोग बरी किए 9 मई के केसेस के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये लोग मुजरिम हैं। जब देखा गया ना किसी के हाथ में डंडा था ना सोटा था, वो वही फुटेज की बात कर रहा हूँ ना आपके सामने। यहाँ तक ज्यादातर केस जो है ना वो बुनियाद ही इस पे बनाया गया। अच्छा। आपके पास शख्सी शहादतें कितनी हैं, यानी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो थाने के अंदर छुट्टी के ऊपर है और वो मेज के नीचे छुप के बैठकर वो सारी साजिश सुनता रहा और खामोश रहा, और 9 महीने तक खामोश रहा। मैंने जब FIR जब काटनी थी तो पहले दिन ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी की FIR काटनी थी। लेकिन ये मैं आपके सामने एक बात रख दूं जो तकलीफ दे बात है,
सज़ाएँ तो अब आपके सामने हैं, नज़ालती निज़ाम आ गया और होना है और टारगेटेड चीज़ें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। अब तकलीफ़ जो बात होनी है यहाँ पर, आप तो अभी जिक्र कर रहे थे ना कि पार्लियामान के अंदर ताकत का तवाज़न, कौन सी ताकत के तवाज़न की बात आप कर रहे हैं? ये जो आप सुन रहे हैं, ये पिछले दिनों सुन नहीं रहे थे कि सीटें नाअहल होनी है। यानी आप एक तस्वीर का भयानक रुख मैं आपके सामने रख दूँ। सज़ाएँ हो गई, अभी चले अहमद खान बच्चर हैं और दूसरे में अहमद चट्टा साहब हैं। जो लाहौर वाला है, लाहौर वाले में बहुत ज़्यादा है, सियासी लीडर हैं। जब उन्हें सज़ा होगी तो 63(1)H के तहत नाअहली भी हो जाएगी 5 साल। बच्चर साहब वो नाअहल और अगली बात मैं आपके सामने रखूं, अगली बात आपके सामने रखूं, जब तक अपीलों में बरियत नहीं होगी ये नाअहल रहेंगे, नाअहल रहेंगे। सस्पेंशन हो गए बाहर तो आ जाएंगे। तो अगली जो बात है ना, तो ताकत का तवाज़न कौन सी है? यानी 14 सीटों से लेकर अब 2/3 तक का सफर हो चुका है। सेनेट भी उन्होंने इन्वेड कर लिया है, सारी चीजें सामने आ गई हैं। बहसियत वकील हम नहीं समझते कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सवाल रहेंगे। सवाल ही पैदा नहीं। आबिद शेर अली साहब सर ये वो नहीं मानते जी ये फैसले, वो कह रहे हैं सियासी टारगेटिंग है, ये स्क्रिप्टेड है, ये बेंच फिक्सिंग होती है, कोर्ट फिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। किस तरह यकीन दिलाया जाए आबिद साहब? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अजहर सदीक साहब की मैं गुफ्तगू बड़े खामोशी से सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है कि अजहर सदीक साहब 9 मई के वाकयात को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी हमायत कर रहे हैं। बैठ के ये कह रहे हैं कि ये वाकयात होने चाहिए और ये उसकी भी हमायत करते हैं। ये कहते हैं फुटेज नहीं है। आपने वो इमरान साहब के भांजे की फुटेज देखी होगी जिसने वो पतलून फौजियों की उड़ाई लटकाई थी डंडे पे। वो कह रहा था कि इसकी वेस्ट भी इतनी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये फुटेज किस चीज को कहते हैं, किन मामलात पे कहते हैं। आप हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर घुस के उनके ऊपर हमला करें, कोर कमांडर के घरों पर फतह का झंडा लहराएं, शोधा की यादगारों को पामाल करें और फिर ये कहते हैं जी कि सियासी तौर पर हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये सियासी तौर पे मैच फिक्सिंग है। यार को खुदा का खौफ पल है, कौम आपको देख रही है, मामला आप देख रहे। मैंने तो नहीं अजहर सदीक साहब या मंसूर साहब ने या किसी और ने कहा होते जाके जी आप लाहौर कोर कमांडर जाके हमला उत्थे कर दो, जाके उत्थे फतह का झंडा ला दो, नहीं था रुकिया। आप तो हमारे साथ पॉलिटिकल जंग कर रहे थे, करी जाते। आपको किसने वो मशवरा दे दिया? मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने कहा जी आप रुख मोड़ लें कोर कमांडर हाउस का। मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। आबिद साहब आपके लोग थे, आपके लोग आबिद साहब सुनिएगा, वो सुनिएगा जो एतराज वो ये कह रहे हो कि जी केस के अंदर 2 पुलिस वालों को गवाह के तौर पे डाला हुआ है और वो दोनों कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी ना, हम उसमें छुप के भेस बदल के चले गए थे अंदर, सोफे के पीछे से छुप के हम सुन रहे थे, ये लोग प्लान बना रहे थे। सर ये जो प्लान, ये जो जिस तरह भी ये गवाही है, ये समझ आती है आपको कि वाकई इस तरह की हुआ होगा, पुलिस वाला छुप के चला गया होगा? इनका वर्जन है ना, ये फरमा रहे हैं कोर्ट की जो एविडेंस है। आपको पता है इस तरह की कोई चीज हो तो वो 1 सेकंड लगता है दूसरी अदालतों में होने का। अपील का राइट तो जो कत्ल का मुल्ज़िम उसको भी होता है, ठीक। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि अपील का राइट नहीं है, हर चीज है। और ये चीजें हमने तो नहीं हाथ पांव काट के दी हुई, ये तो आपने अपने अदवार में जनरल फैज हमीद के थ्रू ये काम किए हुए हैं, जनरल बाजवा के जरिए काम किए हुए हैं। पार्लियामेंट को आपने जीरो कर दिया। फिर आप कहेंगे कि मैं रेपुटेशन में चला जाता है, इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम। ये इल्जाम दर इल्जाम नहीं है, ये एक अदारे की बका का मामला है। आप सियासी तौर पे मेरे पे हमला करें, सियासी तौर पे मेरे पे आप करें। आपका क्या काम है कि कोर कमांडर के घर में चले जाएं? आपका क्या काम है फौजी जो हमारी यादगार है शोधा पे उनका हमला कर दे? आपको हमला करते वक्त डर नहीं लगा था? अब आपको डर लग रहा है जी कि सजाएं हो रही हैं, तो ये हो रहा है वो हो रहा है जी, हमें मामला नहीं है। शुक्र करें आपके साथ उन्होंने वो पंजाबी जी कहना हथौड़ा रखा है, हथौड़ा रखा है। नहीं तो तानू पता है कि पुराने दौर में मेरे वालिद साहब जब मार खाया करते थे ना अयूब खान के दौर में, उनसे पूछिएगा कि वो उन्होंने किस
तकलीफों से वो मामला को देखा। तो आबिद साहब आप समझते हैं इनके साथ अभी हाथ हौला रखा हुआ है, आप ये समझ रहे हैं? अच्छा, बहुत हाथ हौला ना हो तो फिर क्यों होता सर? ਇਹ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, युगांडा की गल करते हैं कि पाकिस्तान युगांडा बन गया, उन्होंने उसका 10% भी नहीं इनके साथ 10% नहीं। ठीक है, आपको पता है 1 सेकंड में वो फिर सीडी चेंज हो जाती होती बंदे की। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होता। लिहाजा सियासत को सियासत के तक रखें, अदारों को बीच में लाना, अदारों के ऊपर हमला करना, फिर उनको गालियां देना, फिर उनके खिलाफ एक आपने जहर उगलना सोशल मीडिया के जरिए, आपने फिर उनका पीछा करना, उनके फैमिलियों का पीछा करना, इस सियासत और रविश से बाज आए, ये आपको और नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, आपको पीटीआई को आप मेरी दुश्मनी की जरूरत नहीं है, अपने दुश्मन खुद है, ये अपने दुश्मन खुद है। ठीक है, सिर्फ एक बात कर सकता हूँ, किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इन्होंने हाथ बहुत हौला रखा है। अच्छा, पता नहीं सर, नाले छंटे भी वाजते होंगे पंजाबी जो कहते हैं, जिन्होंने रैप्टे भी वाजते होंगे सर। अच्छा, तो लिहाजा बात नहीं, ये एक मिनट, एक आबिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं हाथ हौला रखा हुआ है, अजहर साहब के साथ हाथ हौला रखा हुआ है या पीटीआई के साथ हाथ हौला रखा हुआ है? अजहर साहब देखे, अजहर साहब की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, अजहर साहब अच्छे आदमी है, मैं ये कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहता, चले वो भी बात है, लेकिन कानूनी बात ये है कि आप अगले के घर में घुस के मारे, अगला आपको पकड़ के जब सजाएं देता है तो आप कहते जी हमसे ज्यादती होगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, कानून के मुताबिक ही सारा काम हो रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, आपने उनके ऊपर हमला किया है, इसका खमियाजा आपको अगर ये जरा बात सुनिएगा साहब। अच्छा देखिए, मैं आबिद शेर अली साहब शायद मौके के ऊपर मौजूद थे, जिस तरह गुफ्तगू वो कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब तो 9 मई को थे नहीं, ठीक, ना अहमद खान बच्चर, ना अहमद चट्ठा, ना शाह महमूद कुरैशी, जितने भी लोग हैं ना ये जिसका पीटीए से ताल्लुक है, देखिए 9 मई का बड़ा गलत वाकया है, पुरजोर मजम्मत की है। ये जो बात कहना है ना, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि जिन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, क्या मौके पे था? क्या वो साजिश में कोई क्या सबूत आपके पास है? डॉक्टर यास्मीन राशिद तो थी, डॉक्टर यास्मीन चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन यार रोकने वालों में से थी, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। ले जाने वाला कौन था? सर सवाल देखिए, मैं आपके सामने, ले जाने वाला कौन था? मैं यही तो कहना, यही एविडेंस देखेंगे ना कि क्या है। अभी तो सवाल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जाकर तोड़फोड़ की या एजाज चौधरी ने तोड़फोड़ की जाकर, क्या उन्होंने जाकर गोलियां चलाई? अच्छा, मुझे अजहर साहब एक बात बताएं, एक आदमी अगर 200 बंदे को कह दे भाईजान फलां जगह पे पहुंचे और वो खुद पीछे खड़ा हो, 200 बंदा तहस नहस करके रख दे, तो ले जाने वाला कसूरवार होगा या नहीं? मैं सर वही पूछ रहा हूँ, मैंने ऐलानात मौजूद हैं, मैं बता रहा हूँ कि किसकी ऐलानात है ना, लिबर्टी की वीडियोस मौजूद हैं, सुनने ना, उसमें लीडरशिप की बात बताएं ना। मैं देखें, बात बड़ी वाज़ेह, सवाल तो यही है, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से जिस किसी ने किया बिल्कुल करें उसके साथ। सर वीडियो मैसेजेस मौजूद हैं जहां पे लोगों को कहा जा रहा है जी पहुंचे फलां जगह पे, पहुंचे फलां जगह पे। सवाल है जब एविडेंस की टच हुआ, जितनी एविडेंस। चले मैं आपसे पूछता हूं एक बात, मैं आपसे पूछता हूं, अगर लाहौर में एक एग्जांपल लाहौर की पिक कर लेते हैं, अगर कोई किसी को कहे भाईजान वो अपील करे जी फलां जगह पे पहुंचे जी, कैंट पहुंचे सारे, अच्छा सुन ले, अगर वो पहुंच जाते हैं लोग और उसके बाद वो तहस नहस कर देते हैं, जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड की है वो कानून के जुमरे में आता है कि नहीं? अब यही मैं जवाब देता हूं आपका। 25 मई आपको याद होगा, लाहौर से निकलने दिया किसी आदमी को, ये कंस्पिरेसी हो रही थी, अच्छा कुर्सी के पीछे छुप के सुन रहा था, ठीक, जमान पार्क से निकल के लिबर्टी तक गए, लिबर्टी से निकल के वहां तक पहुंच गए। सर ये ना मुझसे मत कलवाएं, ना सुनवाएं, तो कलवा दे, इसीलिए तो बुलाया। मैं यही तो बता रहा हूं कि आप फिर कहां गया? वो पुलिस वालों को कंस्पिरेसी सजा नहीं देनी चाहिए? तुमने क्यों नहीं बताया आगे? क्यों नहीं रोका लोगों को जाने के लिए वहां पर? किस तरह चले गए लोग वहां तक? अच्छा, मतलब जो चले गए वो कसूरवार है? मैं जो गए वो कसूरवार है, मैं कह रहा हूं। तो जो दूसरा जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है? ना, जो जिना हाउस गया वो कसूरवार है? मैं बताऊं जिना हाउस के वो कैसे कसूरवार हो सकते? अच्छा, कौन कसूरवार? आप बताइए कौन कसूरवार? कसूरवार वो है जिसने जाके वहां हंगामा राई की है, जिसने दीवार क्रॉस की। दीवार क्रॉस करने में कोई जरूरत वो भी नहीं है। मैं बड़ी जिना उसके अंदर कोई घुस जाए कोई जरूरत नहीं। मैं बताऊं, दरवाजे खुले थे, जो तोड़ के गुजर गया, ट्रेसपास करके गुजर गया, वो लाजमी। सर कल तो इस तरह फिर प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाएंगे, पीएम हाउस के अंदर घुस जाएंगे, आपको जी कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों है? बताऊं क्या नो गो एरिया है सर? मेरा एक सवाल है सर, आप इस तरह किस तरह घुस सकते हैं? वो रेजिडेंस है एक जगह। मशहूर भाई, मैं जो छोटी सी एक बात जो कहनी थी ना जनाब के सामने, मैं इन चीज़ों में नहीं, मैं तो वो उन लोगों में से हूँ, मैं तो था उस वक्त यूके में, तो मैंने 5 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था इसमें एक जनरल एमनेस्टी दे दे,
इस कौम को इकट्ठा करें। किसको जनरल मिनिस्ट्री दे? सारे लोगों को, ये जितने भी कारकुन हैं, जो लोग भी हैं, जो भी है ठीक भाई, इस कौम को आगे लेके चलें, इकट्ठा करें। खुदारा ये आप तोड़ रहे हैं अच्छा ठीक बातों को। मैं आबिद साहब, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। अतर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अतर साहब, ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना किया धरा है जिस तरह आबिद साहब कह रहे थे, या एक्चुअली ये ट्रैप में फंस गए? आपकी क्या राय है? देखें, यकीनन कोई ना कोई अपनी गलती भी तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं कानून की हो सकता है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी हो, लेकिन उसमें रेमेडी क्या है? जब कोई शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आगे से रियासत फिर क्या करती है? रियासत आइन और कानून के मुताबिक उसको सजा देती है। दुनिया भर में यही असूल है। हमने देखा, ट्रंप की मिसाल दी जाती थी, उन्होंने जब वहाँ पे हमला हुआ वॉशिंगटन में, जब वो उस बिल्डिंग के ऊपर, हमने देखा वो सारा पूरे दुनिया ने देखा। उसके बाद वो जमात अब दोबारा इक़्तिदार में आई है, जो लोग मुलविस थे उनको बीच में सज़ा भी सुनाई गई। पर आबिद भाई कह रहे थे कि हाथ होला रखा गया। आई डोंट नो ये क्या चाह रहे थे कि लाइव टीवी के ऊपर लोगों को बैठा के दो लगाई जाए, क्या किया जाए, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मसला ये है कि रियासत हाथ होला या भारी नहीं रखती। रियासत का काम होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक उन लोगों को के साथ डील करे जिसने कानून तोड़ा है। ठीक। बाकी यहाँ पे जिस किस्म के केस हैं, यकीनन अदालतों के अंदर वो केस चलेंगे। अगर कोई केस झूठा है, किसी को गलत सजा हुई है, तो ये कोई कानूनी अमल की इंतहा तो नहीं है। आगे भी अदालतें, आगे अच्छा, लेकिन मैं अतर साहब एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर उठा के देखूं ना, तो कोई एक सियासतदान नहीं है, कोई एक सियासी जमात नहीं है जो ये कहे कि जनाब ये फैसला हमारे खिलाफ आया लेकिन बिल्कुल ठीक आया, हमारे साथ यही होना चाहिए था। कोई सियासी जमात कभी भी नहीं मानती, चाहे वो नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी या पीटीआई है, कोई भी नहीं मानता। देखिए ना, फिर फैसले भी कैसे होते हैं ना। आबिद अली शेर अली साहब यहाँ पे बैठे में, ये कितना अरसा लंदन में रहे, क्या इनके साथ ज्यादती नहीं हुई? पर्सनल इनकी बीच में ट्रेजेडी भी हुई। तो इसी तरह मियाँ साहब, इसी मुल्क के अंदर अदालतों ने मियाँ साहब को हाईजैकर भी बनाया, मियाँ साहब ने जहाज़ भी अगवा किया, मियाँ साहब को उसमें सज़ा भी हुई। तो अगर मेरे जैसा बंदा, कोई आप जैसा बंदा इस तरह की बात करे तो चलें, हो सकता है कि शायद उनका तजर्बा ना हो। ये सारे तो इस दौर से गुजरे हुए हैं। क्या नून लीग के साथ ज्यादती नहीं हुई? क्या पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती नहीं हुई? अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर ही कह रहे हैं ना, आबिद साहब अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि हाथों हल्ला रखे हाल है। नहीं, वो तजर्बा तो मेरे ख्याल में वो 2024 वाला जो तजर्बा है, फरवरी वाला, वो बड़ा तल्ख है। तो उसके बाद शायद इनके ख्यालात, जज्बात, हालात सारे बदल गए हैं। तो इस वजह से अब ये चाह रहे हैं कि इनको इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, जो सियासी जमातें होती हैं वो उनको आप इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी हाँ, अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो मसलसल इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, क्या मियाँ साहब नहीं कहते थे कि ठीक करे नवाज शरीफ आके, ख़राब तुम लोग कर दो? मियाँ साहब नाम भी लेते थे, क्वेश्चन भी करते थे। यहाँ पे हमारी एक सियासी तारीख है ना, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मौजूदा वजीर दिफा की तकरीर पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल नहीं चला सकता, जो तकरीर वो करते थे अपने असेंबली के अंदर इदारों के हवाले से। तो आज आबिद शेर अली साहब तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये यूगोस्लाविया की पार्लियामेंट में रहे, इन्होंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के दौर में भी चीज़ें देखी हैं, इनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई हैं। तो मेरे ख्याल में सियासतदान उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर आपको कम अज़ कम जो मिनिमम एजेंडा है उसमें ऐसा ना करें कि एक दूसरे को कुचलें। और इसमें तहरीक इंसाफ का भी कसूर है। जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, ये तो किसी की बात नहीं सुनते थे, ये तो कहते थे कौम के वालिद हैं, इनका राइट है, ये जो मर्जी करें। तो मेरे ख्याल में अब उनको भी तजर्बा हो रहा है, उनको भी अपने तजर्बे से सीखना चाहिए। आबिद साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले अजहर साहब कह रहे थे कि उनकी राय में जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए ताकि चीजें आगे चलें। ये डेडलॉक जो कायम हो गया है, इसका डेडलॉक खोलने का यही तरीका है। आपकी क्या राय है? देखें, ये कोई जनरल एमनेस्टी नहीं है कि आप रियासत को आग लगाएं और बाद में आप कहें कि जी जनरल एमनेस्टी के तहत हमें छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। आइन और मुल्क किसी कवानीन के मुताबिक चलते हैं और चलने भी चाहिए। ठीक। और आप कहें कि मैं कत्ल कर दूं कि मुझे, फिर तो पूरे पाकिस्तान के जो मुल्ज़मान जेल में हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। मुल्क जो लेकर चलना है, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, तो फिर सबको छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। अगर आपने जुर्म किए, देखे हमने पॉलिटिकली बड़ी कॉस्ट पे की है। मुझे अभी भी रिग्रेट है, होती तकलीफ बड़ी। मैं अपनी वाइफ के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की। मैं 4 साल बड़ी अजियत में काटे। मेरे वालिद साहब मुशर्रफ के दौर में 4 साल अटक फोर्ट के अंदर रहे। मेरे बड़े भाई ने अजियतें काटी। मेरे वालिद साहब की पॉलिटिकली जनरल अयूब से लेकर
जनरल जो शरफ का 14 साल की उनकी जेलों की जिंदगी है सियासी तौर पर। तो ये फिर जब आप सियासी मैदान में निकलते ना तो फिर रोते नहीं है, ये रो रहे हैं सर? अगर आपके अंदर हिम्मत आबिद साहब ये रो रहे हैं इस वक्त आपके ख्याल में? जी ये रो रहे हैं आपकी नजर में इस वक्त? ये रो रहे हैं? बिल्कुल रो रहे हैं। अच्छा, कभी इमरान खान के मुर्गे नहीं मिलते, मुर्गे नहीं स्यापा डाल देते हैं, कभी इमरान अच्छा, खान को जेल में टीवी का स्यापा डाल दें। आज तक बताएं पीटीआई ने पाकिस्तान की अवाम की जो अवाम की आवाज की बात की? कभी इन्होंने असेंबली कभी भी नहीं बोले, कभी अवाम के लिए निकले कभी भी नहीं निकले, कभी अवाम के हकूक के लिए बोले कभी भी नहीं बोलेंगे। इनके जितने भी लोग हैं टीवी चैनल पे देख रहे हैं, हाय इमरान खान हुआ हो गया, हाय इमरान खान हुआ हो गया, हाय नजीरा लुटी, खुदा का खौफ कर ले। फिर जब आप आइन और कानून की बात करते हैं, मुल्क चलाने की बात करते हैं, फिर अदलिया का भी एहतराम करें। नहीं आबिद साहब देखिए उनका लीडर है, नहीं सर उनका लीडर है, आप भी आपके लीडर के प्लेटलेट्स जब गिरे थे तो आप भी उनके लिए तो जाहिर बात है टॉक शोज में बैठते थे ना। आज उनका लीडर अंदर तो वो भी यही करेंगे ना सर? ये मजाक उड़ाते थे हमारे लीडर की बीमारी पर, ये मजाक उड़ाते। तो आप भी तो मजाक ही उड़ा रहे हैं आबिद साहब, आप भी तो कह रहे हैं हाय होना तो मुर्गे, हाय मैंने टीवी नहीं मिले, आप भी तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। इमरान खान उनकी तस्वीरें, नवाज शरीफ की जब उनकी वाइफ की डेथ हुई वो तस्वीरें अमेरिका में जलसे में उसने दिखाई टीवी फुटेज पे। तो ये अल्लाह ये मुकाफात अमल है, ये इनका किया धरा है सारा कुछ। ठीक, हमने सियासी तौर पर किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं की, ये इन्होंने खुद अपने ऊपर ये इन्होंने कहा आप बैल मुझे मार, इन्होंने खुद जाकर वहां पे हमला किया, इन्होंने खुद 9 मई का वाकया क्रिएट किया। तो मंसूर भाई अगर इन्होंने ये जुर्म किया है तो जुर्म की सजा तो अब ये अपने दौर में कहते थे कि नवाज शरीफ साहब अदालतों से भागते, अदालतों से अच्छी अदालतें इनको पसंद नहीं है। आप क्या मैं अजहर सदीक साहब कहूं कि अदालतें आपको पसंद नहीं, अदालतों के फैसलों से आप भागते हैं, जजेस को आप क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं। यहाँ पे कोई जस्टिस खोसा नहीं है, आसिफ सईद खोसा नहीं है, यहाँ पे कोई इजाजुल एहसन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई बंदयाल नहीं मिलेगा आपको, गुड टू सी यू सर। बाकियों को कहते थे सिसिलियन माफिया, ये भी हमने जजेस की जुबान से सुना। ठीक है, ये भी जजेस को देखा कि उन्होंने JIT बनाई नवाज शरीफ को, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान को कहा कि केस मेरे पास लाए, मैं बिल्ड करता हूँ, आपको केस बना के देता हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ। पनामा बनाया, कामे पे निकाल दिया। सर मुझे इजाजत दीजिए, ये चीजें अजहर साहब छोड़ दें इन बातों को। मैं जवाब देता हूं। मैं अजहर साहब से, सर अजहर साहब इस सारी चीज पे वो तो अतर साहब ने भी कहा, ये आबिद साहब भी कह रहे हैं, आपने एमनेस्टी की बात की, एमनेस्टी तो तब दी जाती है जब आप पहले माफी तो मांगे, माफी मांगेंगे तो एमनेस्टी मिलेगी। देखिए मैं मंसूर साहब, मैं कोई तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं हैरान होता हूँ सारी बातों को। जब आप बात कर रहे होते हैं ना, मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी युगंडा में रह रहा हूँ, मैं किसी अफ्रीकी मुल्क में रह रहा हूँ, मैं शायद फ़लस्तीन में बैठा हूँ, मैं शायद कश्मीर में बैठा हूँ। आइन और कानून की हुक्मरानी करने वाला ये कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता ऐसे कामों को। ये कंपैरिजन करते होते हैं साकिब साहब ने क्या किया? वैसे साकिब निसार ने तो कोई इनके खिलाफ फैसला नहीं किया, फैसला तो एजाज अफजल साहब का था, और वो पनामा केस हमारा तो नहीं लाया हुआ था, पनामा तो पनामा आया था, और आज भी मनी ट्रेल नहीं है उनके पास। ये छोड़े इन चीज़ों को, अब समझ आ गया। देखिए पहले तरीकाकार जो क्या है, जो ये नहीं समझना चाहते, इन्होंने जमहूरियत को धोस दिया है, इन्होंने आग लगा दी है, दहशतगर्दी कर दी है। पहले होता था जब नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो 18 महीने से 22 महीने तक हुकूमत चला करती थी। जब से मुशर्रफ आया फार्मूला तब्दील हुआ, 3-3.5 साल से ज़्यादा ये कोई, चाहे नवाज शरीफ हो जाए कोई भी हो, ठीक। यानी आप नहीं समझना चाह रहे ना, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके नजरिए को खत्म करके रहना है, ठीक। तो क्या इसमें जमहूरियत का काम मिल जाएगा? आज भी आप बैठ के हाइब्रिड रजीम, सर मैं नहीं कह रहा, हाइब्रिड रजीम ख्वाजा आसफ कहते हैं, और ख्वाजा आसफ यही बैठकर कहा करते थे कि अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा से राब्ता हो गया, जनरल फैज से राब्ता हो गया, और लेकिन सीखा गया असेंबली में बैठ के कौम को बेवकूफ बना के रखना,
रोग आर्मी का नाम लेना। नहीं, अब आप फरमा रहे हैं कि आपको हाइब्रिड निजाम पसंद नहीं है। ओहो, हाइब्रिड निजाम पाकिस्तान, देखिए मैं बात बताऊंगा कैटेगोरिकली नहीं बिल्कुल नहीं पसंद, सवाल ही पैदा नहीं। इमरान खान को भी नहीं पसंद। ओहो, मेरी एक बात सुनिएगा, मैं फिर बताता चलूंगा। हाइब्रिड निजाम जो ये वाला निजाम है ना, अच्छा, आप इस 2018 वाला अच्छा, वो मैं देखिए मैं उसको हाइब्रिड निजाम में कोई और निजाम मैं कहूंगा उसको कि वो हाइब्रिड, वो खुद बैठ के सारा दिन हमें कहते थे हाइब्रिड है, वो खुद कहते थे सेम पेज है। देखिए सेम पेज कहना और है और हाइब्रिड निजाम कहना और है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो उस तरह 2018 में हाइब्रिड नहीं था। आप उसको और आज के दौर में कंपैरिजन करके दिखा। अच्छा, मैं हाइब्रिड प्लस कह लेता हूं, तब ठीक है, वो हाइब्रिड सी है, हाइब्रिड प्लस है, तब ठीक है, यूं कर लें, ये ठीक, चले आप हाइब्रिड पे तो माने। चले मैं आपके सामने जो बात रखने लगा हूं, वो हाइब्रिड निजाम इससे 1,00,000 दर्जे बेहतर था। वहां लोगों की इस्ते महफूज थी, वहां डिटेंशन ऑर्डर नहीं आते थे, 144 लोगों को घर से उठाया नहीं जाता था, वहां पर PNIL PCL लिस्ट में एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट, कोई महकमा बता दें 3.5 साल में, मंसूर साहब आप बता दें कोई करप्शन एक कोस्टरा नजर आ गया आपको? क्या पूरे पाकिस्तान में करप्शन जीरो हो गई है? यहाँ पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं। मैं बता रहा हूं ना, मैं बताया ना मुझे, मैं बताया ना मुझे। आपके पीटीआई के खुद लोग अपने बोलते हैं कि उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन होती थी। आ जाए, चले मैं एक और बता दूं आपको, बड़ी जबरदस्त बात है ये, मैं चैलेंज करने लगा हूं। बताइए। उस्मान बुज़दार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सफदर से 100 दर्जे बेहतर था। वेरी गुड। ये आप मेरे साथ चलें, लाहौर की आवाम से जाके सर मैं वो कहेंगे उस्मान बुज़दार बेहतर। अब हालात देखिए, आप आ जाइएगा, पूछ लीजिएगा। आप एक काम करें, आप छोड़े इस बात को। ठीक, उस्मान बुज़दार ने करप्शन की ना, तवज्जो बर्बादी की, फर्श आजादी पे कितने इल्जाम लगे, कितने केस फाइल कर दिए आपने? ठीक। उस्मान बुज़दार पे कितने करप्शन के केसेस फाइल कर दिए आपने? 3.5 साल में मुझे बताएं कि यहाँ करप्शन नहीं हुई? यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या डिवेलपमेंट के नाम पर पैसे कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला है? अब तो तस्वीर तशहीर के ऊपर भी, यानी आप अंदाजा लगाएं, वो भी कानून बन गया है कि तस्वीर भी और जो मर्जी काम करें। खुदारा इस निजाम में जो अब सबसे जो सिर्फ एक इंसान को, या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए आपने निजाम का सत्यानाश कर दिया है। आप निजाम को एक ऐसी जगह ले गए जो वो ये कहते हैं, हो चुका है। वो ये मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए निजाम का बेड़ा सर, उल्टा करते हैं। मैं कह रहा हूं इस पे आज एक रेफरेंडम करा लें, एक कमीशन बना लें, जो मर्जी कर लें। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अतर काज़मी साहब से पूछेंगे कि जनाब ये हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस, इसमें क्या फर्क होता है और दोनों में से कोई बेहतर है या दोनों ही खराब है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अजहर सिद्दीक साहब ये फरमा रहे थे कि उस्मान बुज़दार का अगर आप कंपैरिजन करें नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, तो उस्मान बुज़दार इनसे बहुत बेहतर है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि वो हाइब्रिड निज़ाम था 2018 वाला, ये हाइब्रिड प्लस कहने को मैं तैयार हूँ, लेकिन वो वाला हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा बेहतर था। अतर साहब, वो जो कुछ खान साहब के दौर में हो वो ज़्यादा बेहतर था, जो इस दौर में हो वो सारा ख़राब, आप भी मानते हैं इसी बात को? नहीं, देखें, टू बी ऑनेस्ट इस तरह ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं दी जा सकती। उस दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर आप एतराज़ कर सकते थे। इस दौर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन उस दौर में कोई भी वज़ीर बैठ के ये नहीं कहता था कि हाइब्रिड निज़ाम बड़ा बेहतरीन चल रहा है और उनके साथ मिल के हम कर रहे हैं, ये फ्लाईओवर भी जनाब उनकी मदद से बना है, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। उस दौर के अंदर तो लड़ाई किस बात की थी? उस दौर के अंदर इख्तलाफ पहला शुरू हुआ उस्मान बुज़दार के ऊपर कि चेंज करो, इसको चेंज करो। बार बार कहा जाता था, मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, उस वक्त एक वफाकी वज़ीर ने मुझे कहा कि मसलसल हमें कहा जा रहा है कि पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करें, और आज ही मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि अगर आपने इसको तब्दील नहीं किया तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, हमें जो है ना हो सकता है हम फारिग हो जाएं। और पर इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो मैंने कहा इसका क्या नतीजा निकलेगा? उन्होंने कहा इसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। उन वज़ीर ने कहा कि मैंने यहाँ तक इमरान खान को कह दिया अगर आपको कोई और बंदा नहीं मिलता तो मैं इस्तीफ़ा दे के पंजाब चला जाता हूँ, मुझे आप वहाँ बना दें, लेकिन ये उनको काबिल कबूल नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा ये मेरा फैसला है। क्या आजकल के दौर में आप समझते हैं कि इस तरह फैसले हो रहे हैं? आजकल के दौर में तो हाइब्रिड का एक अलग लेवल है ना, कि वज़ीर दिफा ना सिर्फ वो आज के हाइब्रिड को उसका दिफा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 90 की दिहाई में हमने लेकिन अतर साहब अतर साहब मैं अगर सवाल करना चाहूँ, मेरे ख्याल में आप ये बात मानेंगे कि उस्मान बुज़दार बतौर एक सीएम एक नाअहल सीएम था? आप डू यू एक्सेप्ट दिस थिंग? जी जी, बहुत सारे उनके जो है ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर आप कह सकते हैं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि उनको अगर एडवाइस किया जा रहा था तो अगर खान साहब इस एडवाइस पे अमल नहीं कर रहे थे तो एक्चुअली गलत कर रहे थे।
नहीं देखें, अगर वोट एक जमात को पड़ा हुआ है, अगर मरियम बीबी सीएम है या मुराद अली शाह साहब सीएम है, कोई तो उनको नहीं बता सकता ना। अगर वो वोट लेके आए हुए, उन्होंने बनाया हुआ, अगर वो नाअहल हैं, अवाम उनको वोट आउट कर देंगे। लेकिन अगर एक एंटिटी अगर ये सोचे कि एक्चुअली आपको ये मेजॉरिटी तो हमने लेके दी है और उसके बाद आप हमारी बात भी ना सुने, मतलब और अगर कोई मुझे ये कहे जिन्हें खान साहब जो हैं वो डट के खड़े हो गए, खान साहब आज वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे उन्होंने लगवा के दिया, उन्होंने चेयरमैन नैब उन्होंने लगवा के दिया, वजीर खजाना उन्होंने लगवा के दिया, तो ऐसा नहीं है कि खान साहब जो है वो दीवार की तरह खड़े हो गए थे। खान साहब का दीवार की तरह खड़ा होना सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए नजर आता है और बाकियों के लिए नजर नहीं आता। हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ चीज़ें हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने देखी ना, यहीं पे हमने देखा बहुत कुछ हुआ। इवन के DGISI की जब पोस्टिंग का मामला हुआ, वहाँ पे भी इख्तलाफात सामने आए। जब जनरल फैज़ साहब को तब्दील करने की बात हो रही थी, तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आता था, आपको एक कशमकश नज़र आती थी हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। इस वक्त तो वैसी कोई सूरत हाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार इतने नाअहल थे तो फिर 2024 में पाकिस्तान की अवाम उनको रिजेक्ट करती। और जिस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं, हर बंदा उठ के बैठता है टीवी पे, वो कहता है AC 5 करोड़ का लगता था, DC 6 करोड़ का लगता था। भाई वो AC DC यूगोस्लाविया में लगते थे। 4 DC ले आए, आप हमें बताएं कि ये DC है, इसने 5 करोड़ रुपया दिया था फराह गोगी को। फराह गोगी तो नहीं है, वो DC तो इधर ही है। क्या आईने पाकिस्तान इजाजत देता है कि DC 5 करोड़ दे के लगे? तो किधर है वो DC? तो ये सारी बातें थी। एंड ऑफ द डे अवाम ने फैसला किया है और वो 2024 में फरवरी को हमने देख लिया उन्होंने किसके हक में फैसला किया। आबिद साहब, उनका कहने का मकसद है कि अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, आप 9 मई की बात करते हैं, तो जिन लोगों पे आप करप्शन के इल्जामात लगाते रहे उनमें से तो किसी को नहीं पकड़ा। उस्मान बुज़दार आज भी एक फ्री आदमी है, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। आप लोग ही कहा करते थे कि जनाब वो रिश्वत भी लेता है और वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो इस तरह पैसे लेके करता है, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसके अगेंस्ट। देखिए मंसूर भाई, वो तो फर्क होगी जब पाकिस्तान आएगी तो फिर अजहर सदीक साहब जो फरमा रहे हैं तो उसके मुताबिक फैसला तो वो फिर उसी तरीके से होगा। सर वो कह रहे हैं फराह शहजादी नाम है, फराह गोगी ना कहा जाए, उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं और अजहर सिद्दीक साहब उनके लॉयर भी हैं। मेरे भाई बता रहे थे तो आपको भी पता है उसमें। नहीं आबिद भाई, उनका नाम फराह शहजादी है, फराह गोगी है नहीं, जो हकीकत है। जो इमरान साहब की अहलिया थी, फिर पीरनी साहिबा, ये उनकी शय पर उसने हुक्मरानी की है। ये अजहर सदीक साहब भी जानते हैं, सारे जानते हैं। तो ये अजहर सदीक साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि PTI को ख़त्म हो जाएगी, PTI ज़ीरो हो जाएगी। जब आप किसी के वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते, पार्टियों को ख़त्म करना वैसे ही मैं इसके खिलाफ हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरे वालिद से लेकर आज तक हम सियासी जद्दोजहद करते रहे। मैं कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा इख्तलाफ जरूर होगा आपके नजरिया से, जो आपने पाकिस्तान के साथ किया, मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ और मैं करूँगा, खुलेआम करूँगा। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा, ना मैं कहूँगा कि जी PTI को फारिग कर दे, PTI, ये कभी भी नहीं होता। क्या नून लीग फारिग होगी? क्या थोड़े जुल्म हुए हमारे साथ 2018 में जो आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया? आप मुझे बताएं, दोनों मेरे भाई बैठे हैं, मंसूर साहब, आपको मैंने एम्पायर बना दिया, 3rd एम्पायर, ठीक है? और सर मैं एम्पायर के करीब ही नहीं आता सर, मैंने एम्पायर ना बनाओ। एक सेकंड सुन ले। इमरान खान ने कहा कि मैं असेंबली नहीं चलाता था, असेंबली चलाते थे जनरल फैज हमीद जी, मैं फैज हमीद की ड्यूटी लगा देता था, MP ऐसे करने। ये उनकी गुफ्तगू सुना रहा हूँ, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। वो कहते थे कि जनरल फैज हमीद फैसले करता था सारे पार्लियामान के। अब क्या हो रहा है? नहीं अजहर सदीक साहब देखे, नहीं अब क्या हो रहा है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार, एक सवाल पूछा आपसे आबिद भाई, एक बड़े प्यार से सवाल पूछा आपसे, अगर इजाजत दे दें। अब क्या हो रहा है? आप ख्वाजा आसिफ की महल आपने बयान नहीं सुना ना, आपने इरफान सिद्दीकी साहब का सुना है? रास्ता काट दिया आपने, मेरा रास्ता नहीं काटना। रास्ता नहीं काटेंगे जी, आप रास्ता नहीं काटेंगे। तुसी आबिद साहब हाथ हौला रखना। मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, आप भी सुन लें जी। आपके इमरान खान कहते थे कि फैज हमीद को मैंने सेनेट की जिम्मेदारी दे दी, कौमी असेंबली वो रन, और मेजर लाता था रोजाना एजेंडा, ये देना है, ये आना है, ये करना है। ये हाल था आप लोगों का। और सर वो कह रहे हैं वो हाइब्रिड था, आबिद साहब वो कह रहे हैं वो हाइब्रिड था, ये हाइब्रिड प्लस है। जमहूरियत कब लानी है?
आप सुन लेना, देखिए अजहर भाई, आप फिर रास्ता काट रहे हैं। मैंने आपको कहा काली बिल्ली रास्ता काट दिया, आपने रास्ता नहीं, माहौल खराब करते हैं आप, करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आप बोले, आप साहब, आप बोले, मुझे करने दें, आप बोले, प्लीज, बोले। आपकी मेहरबानी है। एक मेजर एजेंडा असेंबली का पेश करता था, उसी के थ्रू आप सारा सिस्टम रन करते थे। आप ये नहीं कहें, आप पहले कह जी हमने गलत किया, हमें इसकी शर्मिंदगी है, हम कौम से माफी मांगते हैं, फिर आप मेरे पर आए, फिर मैं आपको सारा इसका जवाब दूंगा। आप पहले 9 मई का वाकये पे माफी मांगे, फिर आपने 2018 पे जो कौम के साथ जुल्म किया एस्टेब्लिशमेंट, उस पर आप माफी मांगे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहे, उस पर आप माफी नहीं मांगते। आप सीना तान के कह रहे हैं जी कि आपकी हुकूमत ये कर रही है। आप भाई, आप छोड़े हमें जो भी है, हम चले आपकी नजर में बुरे हैं, बुरे ही रहने थे, लेकिन अजहर सदीक साहब, आप पहले कौम के साथ, चलिए मैं जवाब दे दूं, बोले माफी मांगे। अच्छा सुने जी, अब इनकी बारी, अब आज़ाद साहब की बारी सर, अब बड़ी जबरदस्त। अच्छा वो कह रहे हैं, एक मिनट आखिरी बात जी, बोले आप साहब, बोले। मैंने कहा दोनों बातों पे 9 मई पे माफी मांगे, 2018 से जब तक इनकी हुकूमत रही है उस पे कौम से माफी मांगे कि हमने गलत किया। ठीक है अजहर साहब, अब मैं अजहर साहब की बारी सर, मैं ना, अब अजहर साहब की बारी, मैं अब आपको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सर, अजहर साहब की बारी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हाइब्रिड प्लस को उन्होंने कबूल कर लिया। वो कह रहे हैं कि पहले आप हाइब्रिड की माफी मांगे, फिर हम अगली बात करेंगे। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ी होगी, भाई हम तो नहीं चले आ रहे ना, ज़ियाउल हक उंगली पकड़ के कौन आया था, जनरल जिलानी ने किसको पाला था, एक आदमी को परवान करके आप निकालते हैं ले आते हैं, निकालते हैं ले आते हैं, वो वही कहा करते थे जनरल फैज के बारे में, क्या बातें किया करते थे ठीक आपके। और फिर बाजवा पर लाने वाला कौन है इनको, वो भी बाजवा भी आ गया और जनरल फैज भी आ गए, वही लोग ये सारे। हम नहीं समझना चाह रहे, मैं जो बात कर रहा हूं माफी के चक्कर में पड़े हुए हैं। खुदारा इस वक्त इस मुल्क को एक जमहूरी निजाम की जरूरत है, वो शायद नवाज शरीफ साहब भी भूल चुके हैं। यहां तो सवाल देखे ना, काली बिल्ली कौन है, काली बिल्ली कौन सा रास्ता काटती है, वो कहने की जरूरत नहीं, लोगों को पता है कि कौन है काली बिल्ली, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन हम जो है ना, हम असल जो जमहूरियत की रूह को, खुदारा इस मुल्क को आगे अगर लेके जाना है ना, इस मुल्क को आज आपने पुलिस स्टेट आपके सामने है ना, कितने पुलिस मुकाबले हुए, सीसीडी आज कितने पुलिस मुकाबले में, आज चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, शरीफ खानदान जो शरीफ के हवाले से आज है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पुलिस मुकाबले, यानी किस तरह अभी क्या जी, आज एक नई फोर्स बना रही है जी, एंटी नार्कोटिक्स, नशे करने वाले। आप गौर करें ना इस बात को, वहां फ्रंटियर बन रही है, पुलिस स्टेट ये मुल्क पहले ही बन चुका हुआ है। आपका एतराज है नशा करने वालों के खिलाफ? सर मैं तो उनमें से जो पिटीशन फाइल करके ये रोक रहा है, हमारी तो आंखें जो आ गई हैं, फोर्स रोक रहा है। सर मैं जो बात कह रहा हूं, क्या आप पहले नहीं थे, पहले पुलिस क्या कर रही थी यहां पर, नालायकी साबित कर रहे हैं आप कि नहीं पुलिस है, नालायक पुलिस थी आपकी, और आज आप पुलिस की तारीफें करते फिर रहे हैं कि पूरी दुनिया में बनती है सर, ये सवाल ये नहीं है, सवाल अमेरिका में भी नारकोटिक्स को रोकने के लिए फोर्स बनती है। मैं और बात कर रहा हूं, उन्होंने साउथ के साथ, मैक्सिको के साथ मिलकर सारा उन्होंने काम किया, उसमें क्या गलत बात है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात कर रहा हूं, एंटी नारकोटिक्स का पॉलिटिक्स के सर, वो एंटी नारकोटिक फोर्स और है, ये यहाँ जो बन रही है ना, यहाँ एक पीरा बनी है, एक ये बन गई है, वफाक के अंदर फेडरल कांस्टेबल बन गई है। आप जरा सोचो सही ना, ये क्या हो रहा है, यानी क्या चाह रहे हैं आप, ये क्या रहे हैं? यानी पहली बात सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क को खुदारा, इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक जो नवाज शरीफ कहा करता था, या सीख लें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, नहीं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से सीख लें, क्योंकि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आपको याद होगा जब यके बाद दीगरे तीन वज़ीर आज़म फारिग किए थे, याद हो आपको, आए चंद्रीगढ़, वो उस वक्त के दौर में 10 साल तक ये नहीं होने दिया। इन्होंने उस तबाही और बर्बादी जो छांगा मांगा की सियासत खत्म की थी ना, इन्होंने इमरान खान को गिरा के उस सियासत को दोबारा जिंदा किया, और उसका नुकसान आज आप उठा लें कि आपका मुल्क कौन सी जगह पर खड़ा है, मुल्क की डायरेक्शन कैसे ठीक हो। अतर साहब, ये जो मैं कमिंग बैक टू 9th में जो फैसले आना शुरू हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है आने वाले दिनों में और मजीद फैसले आते जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं वो एक एक करके फारिग होते जाएंगे, उसके बाद सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि 5 अगस्त की वो जो कहा गया था जनाब ये पीक के ऊपर काम पहुंचेगा, उसमें मजीद शिद्दत आएगी या एक्चुअली वो और ठंडा पड़ जाएगा?
देखिए, एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा, जहाँ पे हाइब्रिड की बात है ना, तो 3 साल मसलसल मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब सिलेक्टेड किसको कहते रहे, हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। अब असल क्वेश्चन ये है कि 3 साल के बाद जब वो इक़्तिदार में आए, वो किस निज़ाम के तहत इक़्तिदार में आए, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो उनको खुद से करना चाहिए। बाकी जो अवामी सेंटिमेंट है वो मुझसे ज़्यादा, अज़हर साहब से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा आबिद शेर अली साहब जानते हैं। उनको पता है उनकी हल्के की आवाम क्या सोच रही है, कितनी वो नून लीग के साथ है या किसी और के साथ है, ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब जो आपने बात की, जो सज़ाएं होना शुरू हो गई हैं, देखें अब इसमें जिस किस्म की, अब वो बचर साहब तो कहते हैं मैं मियाँ वाली में था ही नहीं, अहमद चट्टा साहब भी कहते हैं वो मियाँ वाली में थे ही नहीं, पर सारी इस तरह की सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। यकीनन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में तो इजाफा होगा। 5 तारीख की डेट के ऊपर तो पहले ही अली अमीन साहब ठंडा पानी फेंक के चले गए थे जब वो पंजाब आए थे। अच्छा। उन्होंने 90 दिन की डेट दे दी थी। फिर अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर, JUIF के ऊपर, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक फार्मूला तय कर लिया। ठीक। PTI तो बहुत शुक्रिया, रही थी। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, अज़हर सिद्दीक साहब, आबिद शेर अली साहब। नाज़रीन, सज़ाओं की बात हो रही है तो यहीं पे आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ सवात से, जहाँ पे सज़ा देते देते जो तालिब इल्म था उसके ऊपर उस्तादों की जानिब से इतना तशद्दुद किया गया कि वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। इस वाक़े के ऊपर मैं ज़रा कुछ बात करना चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज से 2 दिन पहले एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई थी, जहां पे एक जोड़े को जिरगे के हुक्म के ऊपर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। अभी लोग सिर्फ इसके बारे में भी बात कर रहे थे। वहीं पे सवात से एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर आई, जहां पे एक 14 साला तालिब इल्म को मदरसे के टीचरों ने तशद्दुद कर करके जा बहक कर दिया। और ये बताया जाता है कि ये बच्चा गैर हाजिर था, जिसकी वजह से टीचरों ने जो है, जो उस्ताद थे उसके, उन्होंने इतना उसके ऊपर तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी हार गया। ये वाक़या किस तरह पेश आया है और अब तक इस वाक़े की क्या अपडेट्स हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। महबूब अली साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं सवात से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये मदरसे का तालिब इल्म फरहान, जिसका नाम बताया जाता है, क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं इस वाक़े की? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। असल में मंसूर भाई, सूरत हाल ये है कि स्वात का तहसील है ख्वाजा खिला, और ख्वाजा खिला का इलाका है चालियार, जहाँ पे एक मदरसे में ये जो बच्चा है फरहान अयाज जो है वो वहाँ पे तालिब इल्म था। और रिपोर्टेडली फरहान अयाज चूंकि छुट्टियों पर गया था, और छुट्टियों के बाद उन्होंने तकरीबन 2 इजाफी छुट्टियां की थी, जिसके बाद जैसे ही वो मदरसे पहुंचा तो उसके बाद उनके अपने मुअल्लिम एहसान से कोई तू तो मैं हुई, जिसके बाद उन पर इंतहाई बेमाना तशद्दुद किया गया। और उसके बाद उन पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि उनको लहूलुहान कर दिया गया, उनकी पूरी बॉडी को जख्मी कर दिया गया। न सिर्फ इसमें एक एहसान के बारे में बताया जाता है, बल्कि साथ में एक अब्दुल्ला है और एक मोहम्मद उमर है, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भी बच्चे पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है। जब इस बच्चे को बेहोशी के आलम में ख्वाजा खिला के सिविल अस्पताल में लाया गया, तो डॉक्टरों के मुताबिक जब वो लाया गया तो उसी वक्त ये बच्चा जो है ये जान की बाजी हार गया था। ये बड़े अफसोस की बात है मंसूर भाई के जो मुख्तलिफ यहाँ पर मदारिस कायम की गई है, तो उनमें रजिस्टर मदारिस, वफाकुल मदारिस या दीगर इदारों के पास जो मदारिस है, तो उनमें उनकी तादाद बहुत कम है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे गैर रजिस्टर मदारिस है कि जिनका कोई रिकॉर्ड खुद हुकूमत के पास, खुद यहाँ पर इंतजामिया के पास नहीं है। यहाँ पर कौन पढ़ाता है, किस तरीके से पढ़ाता है, क्या मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग कौन है, उनका जहनी लेवल क्या है, क्या उनका कोई जहनी टेस्ट भी किया गया है, ये वो तमाम सवालात है कि जो आज उठाए गए हैं। आज स्वात में एक भरपूर मुजाहरा भी हुआ है ख्वाजा खिला में, और लोगों ने जो ख्वाजा खिला कालाम रोड है उसको बंद कर दिया था, और लोगों ने यही मुतालिबा किया था कि जिन लोगों ने इस बच्चे पर तशद्दुद किया है और बाद में इस बच्चे को कत्ल किया है, तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। अब तक इतलात मंसूर भाई ये है कि सिर्फ एक शख्स जो है जो मुबैना तौर पर इस हमले में मुलविस था, तो उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी 2 अफराद जिनके नाम FIR में मौजूद है वो अभी तक रोपोश है। ताम इसके बाद एक डेवलपमेंट और भी हुई है मंसूर भाई, और वो ये है कि तकरीबन 9 दीगर अफराद जो इस मदरसे में पढ़ाते हैं उनके खिलाफ भी
चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है उन्होंने एक FIR जो है वो काटी है, और अब वो तमाम लोग जिनके खिलाफ एक दूसरी FIR हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापे मार रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। महबूब साहब ये बताइएगा कि जिस मदरसे का जिक्र किया जा रहा है, इसकी इंतजामिया कौन है, कौन इसको रन कर रहा था? आप फरमा रहे हैं क्या ये रजिस्टर्ड था या नहीं था? कितने तालिब इल्म इस मदरसे में पढ़ रहे हैं? मंसूर भाई, जिस तरह मैंने कहा कि 3 इसके बड़े मुअल्लिम थे, जिनमें एक का नाम एहसानुल्लाह बताया जाता है, एक अब्दुल्ला है और एक मोहम्मद उमर है। ये वो 3 लोग थे जो कि इस मदरसे को चला रहे थे। तमाम इनके अलावा भी इस मदरसे में जो मुअल्लिमीन की तादाद है वो तकरीबन 15 जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो इस मदरसे में तकरीबन 250 से लेकर 300 बच्चे जो है इस मदरसे में पढ़ते हैं। इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो कि डे स्कॉलर है, जो कि यहाँ पर दिन को आते हैं, सबक पढ़ते हैं और फिर बाद में अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी भी दर्जनों ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि सुबह शाम रात, मतलब वो यहाँ पे हॉस्टल में, उनके हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर क़ियाम करते हैं, यहाँ पर उनका क़ियाम भी होता है, यहाँ पर उनका ताम भी होता है। क्योंकि ये वाक़या तो चालियार ख्वाजा खेला में पेश आया है, लेकिन इस बच्चे का ताल्लुक जो है वो मदैन से बताया जाता है। और ये जो बच्चा है तो इनके वालिद इस वक्त भी सऊदी अरब में मजदूरी के लिए वहाँ पर मौजूद है। रिपोर्टेडली इससे पहले जब ये बच्चा घर पहुंचा मदीन के इलाके में तो उसने अपने दादा से शिकायत भी कि वो मजीद इस मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन दादा ने आज इस बात का इकरार भी किया है कि इसके बावजूद भी मैंने बच्चे को फोर्स किया कि आपको वापस जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके वालिद की ख्वाहिश है कि आप मदरसे में सबक पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब अली साहब। सवात से सीनियर जर्नलिस्ट महबूब अली हमें इस वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हम बात कर रहे थे सवात में आज पेश होने वाले वाक़े की, लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो अब सिर्फ एक मौसमी चैलेंज नहीं बल्कि हमारी रियासती बका के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। भारत की मुसलसल आबी जारियत, पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाले सैलाबी रेले और शहरी इलाकों में गैर मामूली बारिश के बाद पैदा होने वाली क़यामत, ये सब हमें सिर्फ एक पैगाम दे रहे हैं। क्या हम बतौर कौम खतरनाक हद तक गैर संजीदा हो चुके हैं? आज आज़ाद कश्मीर में दरियाए पूंछ पर भारत की जानिब से बगैर इतला पानी छोड़ा गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आने के दहाने पर हैं। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट ने ऐसे सैलाब को जन्म दिया जो सयाहों को बहा ले गया। मुकामी लोग और रेस्क्यू टीमें जदीद सहूलतों से महरूम जाने बचाने में लगे रहें, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरी मराकज़ में मुनासिब निकासी आब ना होने के बाद 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तीनों सानियात अलग अलग नहीं बल्कि एक मुश्तरका हकीकत का इजहार हैं। जहां दुश्मन सरहद पार है, लेकिन असल तब्दीली की जड़ हमारी अपनी कमजोरियां, गफलत और नाकिस हुक्मरानी है। भारत की आबी पॉलिसी वाज़े तौर पर पाकिस्तान को माहौलियाती दबाव में लाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हमने कभी संजीदगी से ऐसी जारियत का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस लाएअमल बनाया? उधर दाखिली महाज पर सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कुदरती आबी गुजरगाहों पर तजावुजात ने बरसाती नालों को बंद कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटीज ने जंगलात और दरियाओं के किनारे तक हथिया लिए। शहरी मनसूबाबंदी कहीं नजर नहीं आती और माहौलियाती असरात का तखमीना लगाने का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं। सियाती मकामात पर सेफ्टी प्लान, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम या कुदरती आफात से निपटने के इदारे मौजूद नहीं। यहाँ रियासत नजर तब आती है जब हादसा हो जाता है या जब फोटो सेशन का वक्त होता है। इस वक्त हमें भारतीय पॉलिसियों के साथ साथ अपनी गफलत पर भी नजर डालने की जरूरत है। दुश्मन की नीयत बदले ना बदले, हमें अपनी तैयारी और तरजीहात तो बदलनी होगी। अगर हमने नदी नालों को खुला ना छोड़ा, हाउसिंग माफिया पर काबू ना पाया, जंगलात को महफूज ना बनाया और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल ना किया, तो अगला सैलाब शायद सिर्फ चंद इलाकों को नहीं, पूरे निज़ाम को बहा ले जाएगा। वक्त आ गया है कि हम सवाल करें और सख्त सवाल करें। क्या हमारे पास कोई कौमी माहौलियाती पॉलिसी है या सिर्फ तकारीर पर ही गुजारा करना है? क्या हाउसिंग सोसाइटीज को माहौलियाती तब्दीली की खुली छूट देना बंद की जाएगी? क्या भारत की आबी जारियत का सफारती महाज पर जवाब दिया जाएगा? कब तक इस मुल्क का शहरी सिर्फ बारिश के पानी ही नहीं बल्कि रियासती बेहिसी में भी डूबता रहेगा? इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, इन सवालात का जवाब हुक्मरानों को तलाश करना होगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।